तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है एक बार फिर BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इसमें हम NCERT की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की बायोलॉजी वो पढ़ रहे हैं, और इसके ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं और कुछ जो बेसिक लेक्चर्स है वो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब आपको NCERT पढ़नी होगी BR एकेडमी से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं जो पहले ही दिए गए हैं वो आप जो है वो देख लीजिए, क्योंकि उनसे क्या हो जाएगा, जो आपकी बेस है वो मजबूत हो जाएगी। तब जाके आपको क्या करना है, जब वो लेक्चर्स आप कंप्लीट करोगे तब जाके आप इस वाले लेक्चर पर आएंगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी नए जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं, उनको भी बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए और अपनी टेक्स्ट जो है आपकी NCERT वो भी अपने सामने रखिए। नोटबुक इसलिए ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर पाए, ताकि आपको जो है अपने नीट एग्जामिनेशन जो आपके आने वाले हैं उसमें वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, आपको MCQs सॉल्व करने में। और दूसरा, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस NCERT लेक्चर को अच्छे से देखें, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहाँ पर आपको कोई डाउट रहेगा उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनिमल किंगडम। 2 लेक्चर्स इसके अपलोड हो चुके हैं और ये इसका तीसरा लेक्चर है। और ये भी आपको पता है कि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हम MCQ सीरीज़ लाते हैं उस चैप्टर के लिए जो हमने कंप्लीट किया हुआ हो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमें आज पढ़ना है फाइलम सीलेंट्रेटा। लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है और लाइन बाय लाइन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फाइलम सीलेंट्रेटा, इनको निडेरियंस भी कहा जाता है। द नेम निडेरिया एंड सीलेंट्रेटा, ये एक ही फाइलम के दोनों नाम हैं, ठीक है। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, मोस्टली मेरीन, ठीक है, साल्ट वाटर में रहते हैं। कुछ इनमें जो है वो है सीजाइल और कुछ जो है फ्री स्विमिंग। सीजाइल क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है, एक ही जगह। ये ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह बंद है अपने सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है, इसको कहेंगे हम सीजाइल। और कुछ ऐसे भी निडेरियंस हैं जो फ्री स्विमिंग है, ठीक है। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, इसको एक्सप्लेन मैंने किया है कि व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज रेडियली सिमेट्रिकल, व्हाट इज बायलेटरल सिमेट्री। तो उसके लिए आप जो इससे पहले लेक्चर्स हैं उनको देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स और दोज एनिमल्स जिनकी बॉडी, ठीक है, जिनकी बॉडी जो है टॉप टू बॉटम, अगर आप किसी भी एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उनके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। चाहे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फिर दिखाऊंगा, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये है इसकी सेंट्रल एक्सिस। इस ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, लेकिन वो कट कहाँ से पास होना चाहिए, वो कट इस सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तब जाके इक्वल हाल्व्स बनेंगे, ठीक है। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो नाम है इनका निडेरियंस, इनको निडेरियंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक खास किस्म की सेल होती है जिसको नीडोब्लास्ट कहा जाता है, जिसको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहा जाता है, ठीक है। ये जो नीडोब्लास्ट है या नीडोसाइट, इसी की वजह से इस फाइलम को निडेरियंस भी कहा जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, इसमें एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है, एक स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे होनी बी है, होनी बी में होता है ना स्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल
होनी बी में क्या होता है प्रेजेंट, उसमें स्टिंग होता है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें स्टिंग होता है प्रेजेंट। अब इसमें भी जो निडेरियंस है इनमें भी स्टिंगिंग कैप्सूल होता है किसमें, नीडोब्लास्ट में, या जिसको नीडोसाइट कहा जाता है। इस सेल को उस स्टिंग को नेमेटोसाइट भी कहा जाता है, यानी इस नीडोब्लास्ट को नेमेटोसाइट भी कहा जाता है, नीडोब्लास्ट का हो या नीडोसाइट का हो। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये सेल, ये टेंटेकल्स में भी पाई जा सकती है और इनकी बॉडी में भी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये एंकरेज के लिए इनको फ़ायदा देती है, मतलब एंकरेज का मतलब है कि किसी सरफेस को पकड़ने में, ठीक है ना, उसको पकड़ने में ये जो नीडोब्लास्ट है ये मदद करती है। डिफेंस के लिए भी ये मदद करती है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रीडेटर के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे को पकड़ने के लिए भी ये नीडोब्लास्ट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए नीडोब्लास्ट्स जो है उनके यूजेस। तो पहला यूज़ आप क्या लिखेंगे, पहला यूज़ आप लिखेंगे कि एंकरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है और कैप्चर फॉर फूड इसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, टेंटिकल्स और बॉडी में। निडेरियंस एग्जिबिट, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो लेयर्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म इनमें पाया जाता है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से इनमें, सेल से ऊपर कौन सी लेवल आती है, टिश्यू लेवल, ठीक है। दे हैव ए सेंट्रल, इनके पास इनके बॉडी में एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रो से आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं गट, ठीक है, या स्टोमक, ऐसे आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकोगे। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी इनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। किसकी, ये फॉर एग्जांपल इनकी बॉडी है तो बीच में सेंट्रल कैविटी है और उस कैविटी की एक ही ओपनिंग है, ठीक है। तो आप उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, उस ओपनिंग को कहते हैं हाइपोस्टूम, उसको कहते हैं हाइपोस्टूम। डाइजेशन इज, जो इनमें डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, यानी सेल्स से बाहर, एंड इंट्रासेलुलर, और सेल्स के अंदर भी, यानी कुछ डाइजेशन जो है वो सेल्स के बाहर ही होती है, वहाँ पर थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन होता है और फिर जाके उस मटेरियल को एक सेल जो है अपने अंदर खींचती है और अंदर और उसकी फर्दर डाइजेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी। सम ऑफ द निडेरियंस, कुछ निडेरियंस जो है, फॉर एग्जांपल कोरल्स अक्सर आपने सुना होगा, वो निडेरियंस है, सिलेंट्रेट्स। उनके पास सिकेलेटन होता है, ठीक है, सिकेलेटन जैसे हम में बोन्स है, ठीक है, उनमें भी एक सिकेलेटन होता है, लेकिन वो सिकेलेटन किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आपने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दे हैव कोरल ऑरिजिन, यानी वो इन्हीं सिलेंट्रेट्स के इस कोरल के जो ये सिकेलेटन है ना, वहाँ पर उन्होंने वो उनका जो सिकेलेटन है वो मौजूद है और उससे वो जो है आइलैंड्स बने हुए हैं उन कोरल्स के, उन सिकेलेटन से, ठीक है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, निडेरियंस जो है ये एग्जिबिट करते हैं, इनके पास होते हैं दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स, ठीक है, एक तो पॉलिप, दूसरा होता है मेडूसा, ठीक है। फिगर 4.6 में आप दे सकते हैं 4.6, ठीक है। ए जो है दिस इज मेडूसा एंड बी इट इज पॉलिप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मर इज, जो पॉलिप होता है, इट इज सीजाइल, ठीक है, सीजाइल मैंने ऊपर बोला, एंड सिलेंड्रिकल, गोल जैसा, जैसे कि हाइड्रा या एडमेसिया, एडम्सिया, एडस्ट्रा। वायर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, जो मेडूसा होता है ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शेप के बिना पर पॉलिप कैसा होता है और मेडूसा कैसा होता है। एक तो पॉलिप का हमने बोला कि ये सीजाइल होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है, हाइड्रा और एडम्सिया। वायरस जो मेडूसा वाले होते हैं, ये जो होते हैं ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं ऑरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, कुछ ऐसे भी निडेरियंस हैं जिनके लाइफ में दोनों फॉर्म्स होती है, यानी वो पॉलिप्स भी होते हैं और कभी वो मेडूसा भी बनाते हैं। एग्जिबिट उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जब एक
फॉर्म होगी, फिर उसके बाद दूसरी फॉर्म बनाई जाएगी, यानी पहले पॉलिप फिर मेडूसा या मेडूसा से पॉलिप, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। और इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस भी कह सकते हैं। तो मेटाजेनेसिस क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल दैट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस, पॉलिप से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? मेडूसा। पॉलिप से मेडूसा बनते हैं एसेक्चुअली, और मेडूसा से क्या बनता है? पॉलिप्स सेक्चुअली। इसको मेटाजेनेसिस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबीलिया। अब जो फाइलम निडेरिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फाइसीलिया, फाइसीलिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइसीलिया का कॉमन नेम क्या है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ये किस निडेरियन का कॉमन नेम है। इसी तरीके से एडम्सिया, जिसको सी एनिमून कहा जाता है, पेनाटुला सी पेन, ठीक है, पेन पेनाटुला, इससे आपको ये याद रहेगा। गोनिया सी फैन, मेनड्रिना जो है इसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। ये कुछ इनके कॉमन नेम्स है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है इनको कॉमनली सी वॉलनट्स कहा जाता है या कॉम जेलीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीनोफोराज को कॉमनली क्या कहा जाता है, या तो इनको सी वॉलनट्स कहा जाता है या कॉम जेलीज, ठीक है। कॉम जेलीज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके 7 और 8 ऐसा एक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में पाया जाता है जिसको कॉम कहा जाता है। कॉम लाइक स्ट्रक्चर, उसके ये जो स्ट्रक्चर्स है 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉम पैलेट भी इन्हें कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। दे आर एक्सक्यूजली मेरीन, रेडली सिमेट्रिकल, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ, बाहर की जानिब 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम पैलेट्स, जो मैंने इधर ऊपर दिखाया, ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉम पैलेट कहा जाता है। विच हेल्प इन, ये इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन ये है कि लोकोमोशन में इनकी मदद करता है, चलने में मदद करता है। डाइजेशन इनमें बहुत एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर होती है, जैसे कि निडेरियंस में होती है। इनमें एक खास किस्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट इमिट करना। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मीन्स लिविंग, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट इमिट करना, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जुगनू होता है ना, वो लाइट इमिट करता है, उसको भी हम बायोल्यूमिनेसेंट कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो लाइट को इमिट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? बायोल्यूमिनेसेंट, और ऐसी प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ठीक है, अभी मैंने जो बोला, इज वेल मार्कड, इनमें वेल मार्कड है, इनमें पाई जाती है टीनोफोर्स में। इनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इन मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट, दे आर मोनोइशियस, हम कहेंगे दीज आर मोनोइशियस भी कह सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी ऐसी टर्म को कहा जाता है। जहां पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे वहां पर उनको क्या कहा जाता है? उनको मोनोइशियस कहा जाता है। मोनोइशियस यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा, अर्थवर्म, ठीक है, इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय, इनमें सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये एसेक्सुअली निडेरियंस की तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें होती है एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, और इंटरनल का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के बाहर ये अपने गैमेट्स जो है इनके आ जाते हैं, फिर वो गैमेट्स बाहर बॉडी के बाहर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये बॉडी के बाहर हो जाता है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहता है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसको फर्टिलाइजेशन पता नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, मेल और फीमेल से, तो उसी को हम कहते हैं जब वो फर्टिलाइज होंगे, जब वो फ्यूज होंगे, दो गैमेट्स मिलेंगे, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ, तो उसको
इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या है इसका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का इसका मतलब है कि इनमें क्या होता है, इनकी लाइफ में इनमें लार्वा, इन्हें जब फ्यूजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, या आप जाइगोट कहोगे, फिर एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर जाके इनमें लार्वा जो है प्रोड्यूस हो जाता है। लार्वा के बाद इनमें एडल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, ऐसी डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने बोला, अगर हम अपनी एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, हमारी डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई लार्वा बीच में नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद रखनी है। प्लूरोब्रांचिया और टिनोप्लाना जो है इसके कुछ एग्जांपल्स है। इसके बाद है फाइलम, नेक्स्ट फाइलम हमारा रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, दे आर डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेनेड बॉडी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि इनकी जो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड है वो फ्लैट है, ठीक है, वो फ्लैट है। जैसे मैं हाथ दिखा रहा हूँ ना, ये डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, ये फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, उसी को कहते हैं डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट। हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स का कॉमन नेम क्या है, फ्लैट वर्म्स। और यहाँ से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि फ्लैट वर्म्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे आर डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेनेड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये लेटरली फ्लैटेनेड है या डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेनेड है, तो आपको ये जो है याद रहना चाहिए। अब इसके लिए फिगर जो है दैट इज 4.9, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये डॉर्सल साइड लेंगे, नीचे से कौन सा होगा, वेंट्रल साइड, तो ये बन गया ना फ्लैट। ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर, या यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सो दीज आर डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेनेड, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। अब यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैरासाइट, फिर जाके हमें समझ में आएगा व्हाट आर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने शेल्टर के लिए, ठीक है। अगर उस पैरासाइट को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से हटाया जाए जिससे ये अपनी न्यूट्रिशन बाकी चीज़ें हासिल करता होगा, तो वो पैरासाइट जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। यानी उस पैरासाइट के लिए वो जो जिस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक मिनट, इसकी जो थोड़ी सी हम कम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ये पैरासाइट है, ठीक है। अब ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंडेंट जिस पे ये होता है उसको कहेंगे हम होस्ट। क्या कहेंगे, होस्ट। तो ये पैरासाइट इसकी बॉडी पे या बॉडी में रहता है, या सेल्स में भी रह सकता है, ठीक है, प्रेजेंट अपनी न्यूट्रिशन पाने के लिए। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहेंगे, ठीक है, जो बेनिफिट उठा रहा है। और होस्ट को क्या हो रहा है, होस्ट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन ली जा रही है, चाहे वो उसका ब्लड सक करे, ठीक है। तो होस्ट के लिए बेनिफिटेड नहीं है, बल्कि पैरासाइट के लिए ये रिलेशनशिप बेनिफिटेड है। प्लस माइनस, प्लस का मतलब बेनिफिटेड किसके लिए, होस्ट के लिए, इस पैरासाइट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पैरासाइट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पर डिपेंडेंट हो, किस लिए, शेल्टर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अब जो होस्ट है, होस्ट को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब पैरासाइट कुछ ऐसे हैं जो अपने होस्ट के बॉडी पर, बॉडी की सरफेस पर रहते हैं, ठीक है। ये होस्ट है और इसकी बॉडी पर जो है पैरासाइट रह रहा है। इस पैरासाइट को हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट। इस पैरासाइट को कहेंगे एक्टोपैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के बाहर, अपने होस्ट के बॉडी के बाहर सरफेस पे ये रहता है। एक्टो मीन्स आउट, ठीक है। कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये होस्ट की बॉडी है, ये होस्ट है, होस्ट की बॉडी के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। इन पैरासाइट्स को हम कहेंगे एंडोपैरासाइट्स। क्या कहेंगे, एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ना एक्टोपैरासाइट की, तो हम अपनी एग्जाम्पल लेंगे। क्या हम में भी पैरासाइट्स प्रेजेंट है? बिल्कुल। क्या कुछ एक्टोपैरासाइट्स है? बिल्कुल। एग्जाम्पल, लाइस, ठीक है, आपके बालों में लाइस जो है ना, वो आपकी एक्टोपैरासाइट है, ठीक है।
और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, बट दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हो। सो व्हाट इज एंडोपैरासाइट? अब एंडोपैरासाइट मैंने बोला कि जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहता होगा पैरासाइट, उसको हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। एग्जाम्पल कोई अपनी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर रहता है ना राउंड वर्म, ठीक है, क्या वो पैरासाइट नहीं है? बिल्कुल वो पैरासाइट है। कहाँ रहता है? बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? एक्टोपैरासाइट और एंडो, उसको एंडोपैरासाइट कहा जाएगा। ठीक है, जरा मुझे राउंड वर्म का आप कमेंट में साइंटिफिक नेम जो है ना लिख लीजिए कि उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा, लाइस का भी आप लिख लीजिएगा। चलिए जी, अब आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया कि एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं। सो प्लेटी हेलमिंथ्स आर एंडोपैरासाइट्स। तो आप जो है इनको एक्टोपैरासाइट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर नहीं पाओगे, ये विद इन द बॉडी होंगे। फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे आगे हम एग्जांपल्स। फ्लैट वर्म्स आर, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। न्यूडेरियंस क्या थे? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इनकी बॉडी जो है, फॉर एग्जाम्पल ये इनकी बॉडी है, आप इनकी बॉडी के दो टुकड़े कर सकते हो लेकिन एक ही प्लेन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने एक कट किया थ्रू द सेंट्रल प्लेन, एक बॉडी पार्ट इधर आया, एक बॉडी पार्ट इस साइड हुआ, इसमें भी उतने ही कैरेक्टर्स होंगे, वही कैरेक्टर्स यहां पर भी पाए जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। और कोई प्लेन ही नहीं है जिसके थ्रू आप इनको क्या कर सकते हो? दो इक्वल पार्ट्स कर सकते हो। तो दीज आर, अगर इसके लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, आप जो इससे पहले मैंने बेसिक्स में, एनिमल किंगडम के बेसिक्स में वो डाला है, वहां पर आप देख लीजिए। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको समझ में आएगा, जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होंगे। कौन कौन से? एक्टोडर्म, ठीक है, और मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडो, यह है एंडो, पहला वाला है एक्टो। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जिनमें 3 जर्म लेयर्स, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म। तो इससे पहले जो जितने भी हमने पढ़े अभी तक, वहां पर आप देख रहे थे डिप्लोब्लास्टिक। दीज आर एसिलोमेट्स, दीज आर एसिलोमेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इनमें सीलूम प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाट इज सीलूम? सीलूम इज द बॉडी कैविटी, जो आपने देखी थी, जो आपने इस वाले पहले से जो लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा है ये। तो उसमें जाकर जो भी नया स्टूडेंट है, वहाँ पर मैंने कहा ना, इसके लिए आप वो बेसिक जो लेक्चर है वो आपको ज़रूरी देखना है, क्योंकि आपके बाकी जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बाकी आपको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एसिलोमेट्स होते हैं ये, इनमें ये जो है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बॉडी कैविटी इज नॉट प्रेजेंट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर लेवल थोड़ी इंक्रीज हुई है। आपने टीनोफोर्स में देखा, वहां पर क्या था? वहां पर था टिश्यू लेवल, लेकिन इनमें टिश्यू से ऊपर एक लेवल होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स बने हुए हैं। और इनमें क्या देखोगे आप? हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। हुक्स भी इनमें प्रेजेंट है और सकर्स भी प्रेजेंट है। किन में? जो इनमें पैरासिटिक फॉर्म्स है। अब हुक से ये क्या करते हैं? अपने होस्ट को ये पकड़ते हैं, सकर से ये फूड सक करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स। कुछ ऐसे भी है जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रेंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस के जरिए डायरेक्टली। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यही है, फॉर एग्जांपल ये कोई होस्ट है, ठीक है, और ये कोई पैरासाइट है। अब पैरासाइट जो है, ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है? ये अपना फूड जो है हासिल करता है, ठीक है, लेकिन इसके पास सकर्स नहीं होते, इसके पास वो सकर्स नहीं होते। ये क्या करता है? अपनी बॉडी सरफेस जो इसकी है ना, बॉडी सरफेस, उस बॉडी सरफेस के जरिए ये फूड जो है एब्जॉर्ब करता है यहाँ से, बॉडी सरफेस के जरिए। ठीक है, जैसे सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इनमें उसी तरीके से ये फूड क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आया ये पॉइंट समझ में? फ्रॉम द डायरेक्टली थ्रू द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स।
अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, एक किस्म की सेल्स, ठीक है। उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। वो फ्लेम सेल्स किसके लिए होती है, वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए होती है, ठीक है। जो इनमें वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब इनकी जो ऑस्मोटिक बैलेंस होती है ना बॉडी में, साल्ट और वाटर बाकी चीज़ें, उसको बैलेंस रखने के लिए वही फ्लेम सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम में किडनीज होती है, किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हमें मदद करती है, और उसी तरीके से इनमें फ्लेम सेल्स होती है, ठीक है। वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस इनमें जो है और नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। इससे पहले भी मैंने बोला कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है, ठीक है, ऊपर मैंने बोला एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं क्योंकि मनी लार्वल स्टेजेस आते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब रिजनरेशन क्या होती है, रिजनरेशन का मतलब होता है कि अगर इनकी बॉडी जो है ना, अगर इनकी बॉडी को कट किया जाए, अलग अलग कट्स किए जाए, फॉर एग्जांपल ये इनकी बॉडी है, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे आप क्या करो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे आप, ठीक है, तो अलग अलग टुकड़े बनेंगे। ईच टुकड़ा जो है, ईच स्मॉल पीस कैन फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, इसी को कहते हैं रिजनरेशन। इनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्या हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें हाई रिजनरेशन होती है? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लिवर में भी रिजनरेशन होती है, इतनी नहीं होती है बट होती है। अगर आपके लिवर में कुछ थोड़ा सा पार्ट कट जाए या मतलब उसको काटा जाए, जैसे कि सर्जरीज आती है, तो वहाँ पर उस लिवर के पार्ट में रिजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। लेकिन प्लेन एरिया में क्या है, इनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ईच पार्ट कैन फॉर्म ए न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लेन एरिया। एग्जाम्पल्स अगर हम लिविंग इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स की लेंगे तो टेनिया जो है इट इज़ कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फेशोला को लिवर फ्लूक भी कहा जाता है, ये लिवर में पाया जाता है अपने होस्ट के लिवर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेपवर्म, ये रहा आपका टेपवर्म, ठीक है। तो ये है लिवर फ्लूक, लिवर में, एनिमल्स के लिवर में ये पाया जाता है, जिसकी वजह से लिवर खराब हो जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे। अब इसके बाद एस्कीहेलमिन्थीज बोलो या एस्कीहेलमिन्थीज। द बॉडी ऑफ एस्कीहेलमिन्थीज, जो इनकी बॉडी है एस्कीहेलमिन्थीज की, इज सर्कुलर। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस क्या है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में थी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनड, लेकिन जो एस्कीहेलमिन्थीज है इनकी बॉडी जो सर्कुलर है, फ्लैटनड नहीं है, सर्कुलर है, गोल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलर बॉडी, ठीक है। तो चलिए जी, क्रॉस सेक्शन, अच्छा, हैंस द नेम राउंड वर्म्स, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में राउंड वर्म्स है, दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी पैरासाइट्स नहीं हो सकते, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, कुछ ऐसे भी है जो टेरेस्ट्रियल है, और कुछ ऐसे भी है जो पैरासिटिक है, चाहे वो प्लांट्स पे रह रहे होंगे या एनिमल्स पे। तो इनके लिए जो होस्ट है वो प्लांट भी होता है, कुछ ऐसे भी एस्कीहेलमिन्थीज जो प्लांट्स पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स पे रहते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में है। दे आर बायलेटरली दे आर सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स, सीडोसिलोमेट एनिमल्स। अब ये सीडोसिलोमेट क्या होता है, ये भी मैंने बेसिक लेक्चर में बोला है कि सीडोसिलोमेट्स आर दोज जिनमें जो बॉडी केविटी होती है, सीलोम होता है, वो मीजोडर्म से बना हुआ होता है और उस मीजोडर्म के पाउच बने हुए होते हैं, ठीक है। उसको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। ये ट्रू सिलोम ही होता है, बट फर्क इतना ही है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स मीजोडर्म से बने हुए हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अब इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये इनमें एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे हमारे अंदर बकल कैविटी और गट बाकी चीज़ें, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिससे फूड पास होता है, ठीक है। तो इनमें कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब एक तो
दो ओपनिंग्स होंगे इनमें, एक तो जहाँ से ये फूड टेक कर रहे हैं और दूसरा जहाँ से एक्सक्रीट कर रहे होंगे। तो वाइस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो ओपनिंग्स हो, एक फूड अपटेक करने के लिए, ठीक है, दूसरा फूड इजस्ट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, तो दो ओपनिंग्स है, तो इसको हम कहेंगे कि कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल में एक कंप्लीट है विद ए डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। जो इनमें फेरिंग्स है दैट इज मस्कुलर, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब भी इनमें पाया जाता है, जहां से जो हेल्प करता है बॉडी वेस्टेज को रिमूव करने में फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर के जरिए, मतलब ये जो है ना यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी पोर है, उसके जरिए बॉडी वेस्टेज बाहर चले जाते हैं। सेक्सेस आर इनमें सेपरेट है, तो इनको क्या कहा जाएगा, डाइशियस। मेल अलग है, फीमेल अलग है। अब मेल और फीमेल को आप पहचान भी सकते हो, और डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग है, पहचान सकते हो। ओफन ज़्यादातर जो फीमेल्स होती है वो लॉन्गर होती है देन मेल्स। ज़रा यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, फीमेल देख सकते हैं आप, ये लॉन्गर है देन मेल, तो सेक्सेस आर सेपरेट एंड दे आर डिस्टिंक्ट, आप पहचान सकते हो। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कुछ में डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट एडल्ट बनेगा, ठीक है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होगी। द यंग वंस रिजेंबल एडल्ट, जहाँ पर यंग वंस रिजेंबल करेंगे ना एडल्ट को, उसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। जैसे आप पता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा होता है, और लार्वा जो है एडल्ट के साथ नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट होगा वहाँ पर यंग वन जो है, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एडल्ट के साथ मिलता है, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी बाकी चीज़ें। जैसे अपनी एग्जांपल लेंगे, बच्चा जो पैदा हुआ, क्या उसकी शक्ल एडल्ट्स के साथ नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। या इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। एग्जांपल्स, एस्केरिस, एस्केरिस ही होता है राउंड वर्म्स की फुल जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स। वुकरेरिया, जिसको फिलेरिया वर्म भी कहा जाता है, ठीक है, इससे एक डिजीज भी होती है जिसको क्या कहते हैं, वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। एनकाइलोस्टोमा या एनसाइलोस्टोमा क्या है, इसको हुक वर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा फाइलम है दैट इज फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा जो है दे मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं, ठीक है, दे मे बी एक्वेटिक, जैसे कि मेरीन एंड फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और सम कुछ इनमें है जो पैरासिटिक हो सकते हैं। दे एग्जिबिट, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल होती है। बायलेटरली दे आर सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब यानी फॉर एग्जांपल ये कोई एनालिडा है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जब आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेंगे बाहर से ही लेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? इनमें लेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। अर्थवर्म आपने देखा है ना, तो आप गौर से अगर आप उसको देखोगे तो बाहर से आपको वो छोटे छोटे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दो सर्कल्स आर कॉल्ड सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स जो है ना, ये बाहर बॉडी के बाहर होते हैं, यानी बॉडी के बाहर की तरफ ये सेगमेंट्स होते हैं, और अंदर भी होते हैं। यानी अगर आप इसको बाइसेक्ट करोगे ना तो अंदर जाके आप देखोगे वहां पर भी लेयर्स है, ठीक है, वहां पर भी लेयर्स प्रेजेंट है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जब ये जो होता है सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी सेगमेंटेशन बॉडी में प्रेजेंट होगी, तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम ऐसी प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म कहेंगे, ठीक है, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, इसीलिए इनको नाम पड़ा है एनालिडा, क्योंकि एनालिडा जो है ये एनुलस का मतलब लिटिल रिंग। दे पॉजेस, थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे जहां पर आप देख सकते हैं लेयर जो इंटरनली भी हो रहा है, एक्सटर्नली भी है। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडनल, इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है जो इनको हेल्प करती है लोकोमोशन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से ये लोकोमोशन करती है। क्या इनमें ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं? नहीं, बल्कि इनमें क्या होता है, इनमें अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, जो सर्कुलर मसल्स भी होती है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनालिड्स, जो पानी में रहते हैं ना एनालिड्स, जैसे कि नेरीज, उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। लेटरल अपेंडेजेस मतलब बॉडी के
ये फॉर एग्जांपल अगर बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के लेटरल साइड्स में क्या है, अपेंडेजेस है, इसी को बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। एग्जाम्पल नहीं, इन लेटरल अपेंडेजेस को कहते हैं पैरापोडिया, इनको कहते हैं पैरापोडिया। ये स्विम करने में इनको मदद करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? जहाँ पर हार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी और सेल्स जो है डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ब्लड नहीं होंगे, उसको हम क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम कहेंगे। इसके लिए पहला लेक्चर जो हमने दिया है उसमें आप ये देखेंगे। सो इनमें क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडा इनमें प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडा जो है ये ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में मदद करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, इनमें न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स, ठीक है, कंसिस्ट्स ऑफ पियर्ड गैंग्लिया, यानी गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं पियर्स में, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर समझाने के लिए ये है गैंग्लिया, ये पियर्ड है। एक मिनट, इसको थोड़ा साइज कम करेंगे, इसका साइज थोड़ा हम कम करेंगे। ये गैंग्लिया है और ये पियर्ड है, ठीक है। और इनसे क्या निकला है? इनसे लेटरल नर्व्स निकले हैं, ठीक है, लेटरल नर्व्स। टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कॉन्सिस्ट ऑफ पियर्ड गैंग्लिया से बने हैं, ठीक है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, और लेटरल नर्व्स से ये कनेक्टेड है। टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ ये जो पियर्ड गैंग्लिया है लेटरल नर्व्स के जरिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेटरल गैंग्लिया के साथ नर्व कॉर्ड जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व्स। नेरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डाइशियस, ये डाइशियस होता है, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोइशियस। एग्जाम्पल, यहां पर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एनालिडा ऐसा है, एनालिडा ऐसा है कि जो कि क्या है, डाइशियस, दैट इज नेरीज। अर्थवर्म क्या है? दिस इज मोनोइशियस। लीचेस क्या है? मोनोइशियस। तो इनका जो साइंटिफिक नेम है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें है वो सेक्चुअल है, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स, नेरीज, फेरिटिमा जिसको अर्थवर्म भी कहा जाता है, एंड हेरिडिनेरिया जिसको आप ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, ठीक है। तो ये था फिलहाल हमारा लेक्चर यहाँ तक, एनालिड्स तक। कल हम जो है स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से आगे। तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी ये जो है लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट्स में आप लिख दीजिए ताकि मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी तक कमेंट्स नहीं मिले ऐसे कि जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेस जो प्रेस आइकन है उसको आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको सर्कुलेट कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सके। तो इस लेक्चर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।